सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस पहुंचा है जो अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। और सवाल बहुत सीधा है, क्या प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो कांग्रेस से पूछे बिना अरबों डॉलर के टैरिफ लगा सकें? ये एक ऐसी कानूनी जंग है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। इस पूरे मामले के दिल में सिर्फ एक नंबर है, 200 अरब डॉलर। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। दांव पर लगे टैरिफ रिफंड्स की ये कुल कीमत हो सकती है, और इतनी बड़ी रकम अमेरिकन इकोनॉमी में एक भूचाल लाने के लिए काफी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रिफंड केस कैसे बन सकता है? चलिए इस बड़ी रकम के पीछे की पॉलिसी, कानून और जो कुछ दांव पर लगा है उसे जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दांव पे लगा क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो ये तय करेगा कि सरकार ने जो अरबों डॉलर टैरिफ के तौर पर वसूले हैं उनका क्या होगा। ये सिर्फ कोई कानूनी बहस नहीं है, इसके बहुत बड़े फाइनेंशियल नतीजे होने वाले हैं। और इसका विरोध भी कोई छोटे पैमाने पे नहीं हो रहा है। 700 से ज्यादा कंपनियों ने इन टैरिफ को गैर कानूनी बताते हुए केस फाइल किए हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां उन टैरिफ का रिफंड मांग रही हैं जिन्हें वो मानती हैं कि गलत तरीके से लगाए गए थे। अच्छा, अब सवाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टैरिफ आखिर लगाए ही क्यों? इसके पीछे की सोच को समझने के लिए हमें उनके पॉलिसी गोल को देखना होगा, जिसे वो प्रोडक्शन इकोनॉमी कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर के 2025 ट्रेड पॉलिसी एजेंडा में ये साफ साफ लिखा है। उनका लक्ष्य एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी बनाना है जो देश की आर्थिक गिरावट को पलट सके, और इसका जरिया है प्रोडक्शन इकोनॉमी, मतलब अमेरिका में ही चीज़ों के उत्पादन को बढ़ावा देना। ये जो प्रोडक्शन इकोनॉमी का आइडिया है, ये 4 पिलर पर टिका है। पहला, ज्यादा सैलरी वाली इकोनॉमी बनाना। दूसरा, सिर्फ एक नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर्स में भी नई नौकरियां पैदा करना। तीसरा, अमेरिका में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और चौथा, देश की सुरक्षा और इंडस्ट्रियल ताकत को मजबूत करना। यही सोच एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी ट्रेड स्ट्रैटेजी की बुनियाद है। तो ठीक है, ये तो हो गया लक्ष्य, पर इसे लागू कैसे किया गया? यहीं से इस केस का कानूनी एंगल शुरू होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इन टैरिफ को लगाने के लिए एक बहुत ही खास कानूनी रास्ते का इस्तेमाल किया, और सच पूछिए तो सारा विवाद इसी को लेकर है। ये रास्ता है 1977 का एक कानून, जिसे इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट या शॉर्ट में IEEE कहते हैं। ये कानून प्रेसिडेंट को किसी असामान्य और असाधारण खतरे की हालत में नेशनल इमरजेंसी लगाकर आर्थिक लेन देन को कंट्रोल करने की पावर देता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल आर्थिक पाबंदियां लगाने के लिए होता है। ये पहली बार है जब किसी प्रेसिडेंट ने इसका इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने के लिए किया। और यहीं पर आकर पूरा कानूनी पेच फंस जाता है। IPP प्रेसिडेंट को किसी भी संपत्ति के आयात को रेगुलेट करने की पावर देता है। अब पूरा सवाल इसी एक शब्द पर टिका है, क्या रेगुलेट करने का मतलब टैरिफ लगाना भी होता है? सुप्रीम कोर्ट को इसी एक शब्द की व्याख्या करनी है। तो चलिए अब उन मुख्य दलीलों को देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई हैं। यहां कानून की दो बिल्कुल अलग अलग समझ आमने सामने हैं। इस केस के सेंटर में एक लीगल प्रिंसिपल है जिसे मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन कहते हैं। ये एक सिद्धांत है जो कहता है कि अगर प्रेसिडेंट या कोई एजेंसी बहुत बड़े आर्थिक और राजनीतिक महत्व वाले किसी मुद्दे पर फैसला लेना चाहती है तो उसके लिए कानून में कांग्रेस से एकदम साफ और स्पष्ट इजाजत होनी चाहिए। तो जो लोग इन टैरिफ को चुनौती दे रहे हैं उनकी दलील सीधी सी है। वो कहते हैं कि IEPA में टैरिफ लगाने की कोई साफ इजाजत है ही नहीं। इस कानून में कहीं भी टैरिफ, ड्यूटी या टैक्स जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं हुए हैं। उनके हिसाब से मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन के तहत कानून की भाषा इतने बड़े एक्शन के लिए बहुत धुंधली है। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क इतिहास पर आधारित है। उनका कहना है कि कांग्रेस को यह बात पता थी कि 1971 में बिल्कुल इसी तरह के एक पुराने कानून का इस्तेमाल टैरिफ लगाने के लिए किया गया था। तो जब कांग्रेस ने IEPA पास किया तो एक तरह से उन्होंने चुपचाप प्रेसिडेंट को वही पावर दे। ये जो कोर्ट है ये इस मामले के संवैधानिक पहलू को दिखाता है, मतलब प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच शक्तियों का संतुलन। ये एक तरह से याद दिलाता है कि अदालत का काम स्थापित कानूनी सिद्धांतों को बनाए रखना है, खासकर तब जब सरकार के बुनियादी ढांचे पर ही सवाल खड़ा हो जाए। तो अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या हो सकता है। चलिए 2 संभावित नतीजों पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट देखिए, इससे पता चलता है कि आर्थिक रूप से कितना कुछ दांव पर है।
अब तक लगभग 129 अरब डॉलर वसूले जा चुके हैं, लेकिन अगर रिफंड देना पड़ा तो ये रकम 200 अरब डॉलर तक जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसका अमेरिकी खजाने पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तो दो रास्ते मुमकिन हैं। अगर फैसला एडमिनिस्ट्रेशन के पक्ष में आता है तो टैरिफ अपनी जगह बने रहेंगे और IEPA के तहत प्रेसिडेंट की पावर और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर फैसला खिलाफ जाता है तो ये टैरिफ गैर कानूनी हो जाएंगे, जिससे इतिहास का सबसे बड़ा रिफंड शुरू हो सकता है। और तब एडमिनिस्ट्रेशन को शायद अपने प्लान बी पर जाना पड़ेगा। अब ये प्लान बी क्या चीज़ है? देखिए, अगर कोर्ट का फैसला एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आता है तो वो दूसरे कानूनों का सहारा ले सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सेक्शन 232 या गलत ट्रेड प्रैक्टिस से जुड़ा सेक्शन 301, और इनका इस्तेमाल करके वो फिर से इसी तरह के टैरिफ लगाने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब ये टैरिफ की कहानी शायद यहीं खत्म ना हो। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये मामला सिर्फ टैरिफ और पैसों का नहीं है। ये इस बारे में है कि आज की इस ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रेड पॉलिसी जैसी जबरदस्त ताकत किसके हाथ में होनी चाहिए, कांग्रेस के या प्रेसिडेंट के? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब का असर बहुत दूर तक जाएगा।